जब जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होने लगे, जब मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे तक रह जाए और दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटने लगे, तब इंसान जवाब ढूंढता है, समझना चाहता है कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है। क्यों कुछ लोग अंधेरे से बाहर आ जाते हैं और कुछ उसी दर्द में खो जाते हैं। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उन एहसासों की यात्रा है जिन्हें लाखों लोग महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। द नूनाडे डीमन हमें डिप्रेशन की सच्चाई, दर्द, इलाज, उम्मीद और जिंदगी से दोबारा जुड़ने का रास्ता दिखाती है। ये किताब आपको महसूस कराएगी कि आप अकेले नहीं हैं। हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे उम्मीद छिपी होती है। अगर आपने कभी ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, लोनलीनेस या इमोशनल पेन महसूस किया है तो ये ऑडियो बुक आपके दिल को जरूर छुएगी। और अगर आप किसी अपने को समझना चाहते हैं जो अंदर ही अंदर टूट रहा है, तब भी ये सफर आपके लिए बहुत जरूरी है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। देश विदेश, गांव शहर, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, डिप्रेशन। कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वो काम करता है, लोगों से बात करता है, मुस्कुराता भी है, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहा होता है। दिल में एक ऐसा खालीपन होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कई बार इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। द नूनडे डीमन का पहला चैप्टर, डिप्रेशन, हमें इसी अंधेरे की दुनिया में लेकर जाता है। एंड्रू सोलोमन बताते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक ऐसा इमोशनल पेन है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, उसकी एनर्जी, उसके रिश्ते और उसकी जिंदगी से जुड़ाव को खत्म करने लगता है। लेखक अपने खुद के अनुभव बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक समय ऐसा आया जब उन्हें सुबह उठना भी एक बोझ लगने लगा। दुनिया की हर चीज रंगहीन लगने लगी, लोगों की आवाजें दूर दूर सी महसूस होने लगी और धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वो जिंदगी से कटते जा रहे हैं। ये चैप्टर हमें एक बहुत जरूरी बात समझाता है। डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें इंसान अंदर से पूरी तरह थक जाता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी के पास अच्छी जॉब है, फैमिली है, पैसा है, तो उसे डिप्रेशन क्यों होगा। लेकिन ये बीमारी सिर्फ परिस्थितियों से नहीं आती। कई बार इंसान सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करता है। इस चैप्टर में लेखक डिप्रेशन के अलग अलग रूपों के बारे में भी बताते हैं। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ गुस्से में रहने लगते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, कुछ लोग पूरे दिन सोते रहते हैं, कुछ लोगों को लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता और कुछ लोग खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि धीरे धीरे इंसान उम्मीद खोने लगता है। उसे लगता है कि शायद जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी और यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ दर्द की बात नहीं करता, ये समझ और अवेयरनेस भी देता है। ये हमें सिखाता है कि डिप्रेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम इसे समझते हैं तभी हम खुद की और दूसरों की मदद कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि कई लोग सालों तक चुपचाप डिप्रेशन से लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच ये है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत है। ये चैप्टर उन लोगों के दिल को गहराई से छूता है जिन्होंने कभी अकेलापन महसूस किया है, जिन्होंने कभी रातों में बिना वजह रोया है, जिन्होंने कभी खुद को दुनिया में अकेला महसूस किया है। और शायद यही वजह है कि ये किताब लाखों लोगों के दिल तक पहुंची, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये इंसान के दर्द को समझती है। चैप्टर 2, ब्रेकडाउन्स। पहले चैप्टर में हमने जाना कि डिप्रेशन अंदर से इंसान को कैसे कमजोर करता है, लेकिन दूसरा चैप्टर, ब्रेकडाउन्स, हमें दिखाता है कि जब ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है। ब्रेकडाउन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दर्द, हर डर, हर अकेलापन इंसान के अंदर जमा होता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब दिमाग और दिल दोनों जवाब देने लगते हैं। एंड्रू सोलोमन बताते हैं कि ब्रेकडाउन सिर्फ रोना या कमजोर महसूस करना नहीं है, ये वो स्थिति है जब इंसान अपनी जिंदगी को संभालने की ताकत खोने लगता है। कुछ लोग काम करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, कुछ लोग पूरे दिन कमरे में अकेले पड़े रहते हैं
और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। इस चैप्टर में लेखक अपने सबसे कठिन दिनों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कई बार उन्हें खुद से डर लगने लगा, कैसे उनका दिमाग हर छोटी बात को बहुत बड़ा बना देता था और कैसे वो धीरे धीरे रियलिटी से दूर महसूस करने लगे। ये चैप्टर हमें एक और जरूरी बात सिखाता है। मेंटल ब्रेकडाउन सिर्फ मानसिक नहीं होता, इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। इंसान थका हुआ महसूस करता है, उसका शरीर भारी लगने लगता है, भूख खत्म हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, दिल में बेचैनी बनी रहती है और कई बार बिना वजह डर लगने लगता है। लेखक बताते हैं कि ब्रेकडाउन के समय इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत सपोर्ट की होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसी समय कई लोग उसे समझ नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, कुछ कहते हैं इतना मत सोचो, कुछ कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ किसी अपने की मौजूदगी चाहिए होती है। यह चैप्टर हमें एम्पैथी सिखाता है। यह सिखाता है कि जब कोई इंसान अंदर से टूट रहा हो तब हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा दर्द में होता है। चैप्टर 3 ट्रीटमेंट्स। जब इंसान लंबे समय तक डिप्रेशन और इमोशनल पेन में जीता रहता है तब उसके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? द नोनाडे डीमन का तीसरा चैप्टर ट्रीटमेंट्स इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता है। यह चैप्टर हमें बताता है कि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ दवा नहीं है, बल्कि यह एक लंबा इमोशनल हीलिंग प्रोसेस है। एंड्रू सॉलोमन बताते हैं कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तब उसका दिमाग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगता है। उसे लगता है कि कोई इलाज काम नहीं करेगा, लेकिन सच ये है कि सही मदद, सही समय और सही सपोर्ट इंसान को दोबारा जिंदगी से जोड़ सकते हैं। इस चैप्टर में लेखक अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं, जैसे थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिसिन्स और इमोशनल सपोर्ट। कुछ लोगों के लिए दवाइयां मदद करती हैं, कुछ लोगों के लिए बातचीत हीलिंग बन जाती है, कुछ लोगों को फैमिली और दोस्तों का साथ संभाल लेता है और कुछ लोग धीरे धीरे खुद को समझकर बाहर निकलते हैं। लेखक बताते हैं कि डिप्रेशन का इलाज हर इंसान के लिए अलग होता है। जो चीज एक इंसान को ठीक करती है वही जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी काम करे। इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। कई लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखता। लेकिन हीलिंग धीरे धीरे होती है, जैसे अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे सुबह आती है। इस चैप्टर में थेरेपी की ताकत के बारे में भी गहराई से बताया गया है। कई बार इंसान को सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो बिना जज किए उसकी बात सुन सके। जब इंसान अपने दर्द को शब्दों में कहना शुरू करता है तब अंदर का बोझ थोड़ा हल्का होने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि कई लोग दवाइयों से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मेडिसिन लेने का मतलब कमजोरी है, लेकिन अगर शरीर की बीमारी का इलाज हो सकता है तो दिमाग और इमोशंस का इलाज क्यों नहीं? ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि मदद लेना शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को बचाने की कोशिश है। कई बार छोटी छोटी चीजें भी हीलिंग का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे सुबह की धूप, किसी अपने की आवाज, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूजिक या फिर किसी का हूं। लेखक बताते हैं कि रिकवरी सीधी लाइन की तरह नहीं होती। कुछ दिन अच्छे आते हैं, कुछ दिन फिर मुश्किल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान मजबूत बनने लगता है। ये चैप्टर हमें उम्मीद देता है। ये सिखाता है कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान के अंदर ठीक होने की ताकत हमेशा मौजूद रहती है। चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव्स। जब पारंपरिक ट्रीटमेंट्स हर इंसान पर एक जैसा असर नहीं करते, तब लोग दूसरे रास्ते तलाशने लगते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, कुछ मेडिटेशन की तरफ, कुछ नेचर में सुकून ढूंढते हैं और कुछ लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं। द नूनडे डीमन का चौथा चैप्टर ऑल्टरनेटिव्स इन्हीं अलग रास्तों की बात करता है। यह चैप्टर बताता है कि डिप्रेशन से बाहर आने का सफर हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। एंड्रू सॉलोमन बताते हैं कि कई लोग मेडिसिन और थेरेपी के साथ साथ दूसरे तरीकों से भी हीलिंग महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है, वो इमोशंस, मेमोरीज, रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस का मेल है। इस चैप्टर में लेखक ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, म्यूजिक, आर्ट और नेचर थेरेपी। कुछ लोगों को मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद में शांति मिलती है। कुछ लोग किताबों में खुद को ढूंढते हैं, कुछ लोग अकेले बैठकर खुद से बात करना सीखते हैं।
लेखक बताते हैं कि कई बार इंसान दुनिया से भागते भागते खुद से भी दूर हो जाता है, लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद को दोबारा महसूस करना शुरू करता है। इस चैप्टर में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की ताकत के बारे में भी बताया गया है। जब इंसान अपने विचारों को शांत करना सीखता है, तब धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है। कई लोग नेचर के बीच जाकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं। पेड़ पौधे, खुला आसमान, बारिश की आवाज और सुबह की हवा इंसान के अंदर एक अलग शांति पैदा करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि क्रिएटिविटी भी हीलिंग बन सकती है। म्यूजिक लिखना, पेंटिंग करना या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इंसान के अंदर दबे दर्द को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन ये चैप्टर एक जरूरी बात भी सिखाता है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स हर बार प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकते। कई बार इंसान को दोनों चीजों की जरूरत होती है, मेडिकल हेल्प और इमोशनल हीलिंग। ये चैप्टर बैलेंस की बात करता है। ये बताता है कि हीलिंग सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि पूरे इंसान की होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान खुद से दोबारा जुड़ने लगता है तब उसके अंदर उम्मीद वापस आने लगती है, और शायद यही हर हीलिंग जर्नी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। चैप्टर 5, पॉपुलेशंस डिप्रेशन सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सच्चाई है। हर उम्र, हर देश, हर समाज और हर परिस्थिति में लोग इस दर्द से गुजरते हैं, लेकिन हर इंसान का दर्द अलग दिखाई देता है। द नुनाडे डीमन का 5वां चैप्टर पॉपुलेशंस हमें दिखाता है कि डिप्रेशन अलग अलग लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। एंड्रू सोलोमन बताते हैं कि बच्चों का डिप्रेशन अलग होता है। कई बच्चे अपने दर्द को शब्दों में नहीं बता पाते। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं या धीरे धीरे दुनिया से कटने लगते हैं। कई पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि उनका बच्चा अंदर से कितना परेशान है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ जिद या आदत है, लेकिन कई बार बच्चे चुपचाप इमोशनल पेन सह रहे होते हैं। इस चैप्टर में टीनेजर्स के बारे में भी बात की गई है। आज की दुनिया में कंपैरिजन प्रेशर, लोनलीनेस और सोशल एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुके हैं। कई युवा बाहर से खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से लगातार एंजाइटी और फियर में जी रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि कॉलेज और करियर का प्रेशर भी कई लोगों को अंदर से तोड़ देता है। जब इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, तब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। इस चैप्टर में महिलाओं के डिप्रेशन के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कई महिलाएं फैमिली जिम्मेदारियों, रिश्तों और इमोशनल प्रेशर के बीच खुद को भूल जाती हैं। वो सबको संभालती रहती हैं, लेकिन अंदर से खुद टूट रही होती हैं। कुछ महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं, जहां बच्चे के जन्म के बाद भी खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि अंदर डर, थकान और खालीपन बढ़ने लगता है। लेकिन समाज अक्सर इस दर्द को समझ नहीं पाता। पुरुषों के डिप्रेशन के बारे में भी लेखक एक जरूरी बात बताते हैं। समाज हमेशा पुरुषों को स्ट्रांग रहने के लिए कहता है, रोने से मना करता है, अपना दर्द छुपाने की आदत सिखाता है, और इसी वजह से कई पुरुष अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कई लोग गुस्से में रहने लगते हैं, कुछ शराब की तरफ चले जाते हैं, कुछ खुद को काम में डुबो देते हैं, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। इस चैप्टर में गरीब लोगों और अकेले रहने वाले लोगों के स्ट्रगल्स भी दिखाए गए हैं। जब जिंदगी में सपोर्ट ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों और भविष्य का डर हर दिन सताए, तब मानसिक दर्द और गहरा हो जाता है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि डिप्रेशन किसी एक वर्ग या उम्र की बीमारी नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, और इसलिए एम्पैथी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो इंसान सबसे शांत दिखाई देता है, वो अंदर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। चैप्टर 6, एडिक्शन। जब इंसान दर्द से भागना चाहता है, तब कई बार वो ऐसी चीजों का सहारा लेने लगता है जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को और ज्यादा अंधेरे में ले जाती हैं। द नुनाडे डीमन का 6ठा चैप्टर एडिक्शन इसी कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे डिप्रेशन और एडिक्शन अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड्रू सोलोमन बताते हैं कि कई लोग अपने इमोशनल पेन को दबाने के लिए शराब, ड्रग्स या दूसरी आदतों का सहारा लेते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि इससे दर्द कम हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वही चीज इंसान को और कमजोर करने लगती है। लेखक बताते हैं कि एडिक्शन सिर्फ नशे तक सीमित नहीं है। कुछ लोग काम के पीछे भागते हैं, कुछ लगातार लोगों की अप्रूवल चाहते रहते हैं, कुछ लोग खुद को मोबाइल, सोशल मीडिया या गैम्बलिंग में खो देते हैं, क्योंकि अंदर का खालीपन उन्हें चैन से जीने नहीं देता। इस चैप्टर में शराब की लत के बारे में गहराई से बताया गया है। कई लोग अकेलेपन और तनाव से बचने के लिए शराब पीना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ देर के लिए दर्द कम हो गया,
लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग और इमोशनल हेल्थ और ज्यादा खराब होने लगती है। लेखक बताते हैं कि एडिक्शन इंसान को रियलिटी से दूर ले जाती है। वो टेम्पररी राहत देती है, लेकिन असली दर्द अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। कई लोग अपनी फीलिंग्स से भागते भागते खुद से भी दूर हो जाते हैं। उनके रिश्ते टूटने लगते हैं, काम प्रभावित होने लगता है और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि अब वापसी मुश्किल है। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ अंधेरे की बात नहीं करता, ये रिकवरी की भी बात करता है। लेखक बताते हैं कि एडिक्शन से बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान सिर्फ आदत से नहीं बल्कि अपने दर्द से लड़ रहा होता है। रिकवरी की शुरुआत तब होती है जब इंसान ये मान लेता है कि उसे मदद की जरूरत है, जब वो खुद से सच बोलना शुरू करता है और जब कोई उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। इस चैप्टर में सपोर्ट ग्रुप्स, थेरेपी और इमोशनल कनेक्शन की ताकत भी दिखाई गई है। कई लोग दूसरों की कहानियां सुनकर खुद को समझ पाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि दर्द सिर्फ उनका नहीं है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इंसान सिर्फ नशे का आदी नहीं होता, वो उस राहत का आदी हो जाता है जो कुछ देर के लिए उसे अपने दर्द से दूर ले जाती है। लेकिन असली हीलिंग भागने में नहीं बल्कि अपने दर्द को समझने में है। चैप्टर 7, सुइसाइड। जब इंसान लंबे समय तक दर्द में जीता है, जब हर दिन उसे अंदर से तोड़ने लगता है, जब उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तब कई बार उसके मन में एक खतरनाक सवाल जन्म लेने लगता है, क्या अब जीने का कोई मतलब बचा है? द नोनाडे डीमन का 7वां चैप्टर, सुसाइड, इसी दर्दनाक सच्चाई के बारे में बात करता है। यह चैप्टर बहुत गहरा, बहुत इमोशनल और दिल को हिला देने वाला है। एंड्रू सोलोमन बताते हैं कि सुइसाइड करने वाले ज्यादातर लोग मरना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। उनका मन इतना थक चुका होता है कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेखक बताते हैं कि डिप्रेशन इंसान की सोच बदल देता है। धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि वो दूसरों पर बोझ है, उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है और शायद दुनिया उसके बिना बेहतर होगी। लेकिन यही डिप्रेशन का सबसे बड़ा झूठ होता है। इस चैप्टर में लेखक उन लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने अंदर ही अंदर इतनी लड़ाई लड़ी कि आखिरकार वो टूट गए। कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते थे, हंसते थे, काम करते थे, लोगों से मिलते थे, लेकिन अंदर से वो हर दिन मौत के करीब जा रहे थे। ये चैप्टर हमें एक जरूरी बात समझाता है, कई बार सबसे ज्यादा मदद की जरूरत उसी इंसान को होती है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। लेखक बताते हैं कि सुइसाइड का दर्द सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। उसके जाने के बाद फैमिली, दोस्त और अपने लोग जिंदगी भर उस खालीपन के साथ जीते रहते हैं। कई पेरेंट्स खुद को दोष देते हैं, दोस्त सोचते हैं कि काश उन्होंने पहले समझ लिया होता, और कई लोग जिंदगी भर उस आखिरी बातचीत को याद करते रहते हैं। इस चैप्टर में वार्निंग साइंस के बारे में भी बताया गया है, जैसे अचानक चुप हो जाना, लोगों से दूरी बनाना, हर चीज से इंटरेस्ट खत्म हो जाना, बार बार होपलेस बातें करना या जिंदगी से हार मान लेने जैसी बातें कहना। लेखक बताते हैं कि ऐसे समय में किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार सिर्फ एक बातचीत, एक हग, एक सच्चा साथ या किसी का ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी इंसान की जिंदगी बचा सकता है। ये चैप्टर हमें एम्पैथी सिखाता है। ये सिखाता है कि लोगों के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये चैप्टर हमें उम्मीद देता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सबसे अंधेरे समय को पार किया, धीरे धीरे हेल्प ली, अपनी फीलिंग्स शेयर की और फिर से जीना सीखा। लेखक बताते हैं कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान के अंदर होप हमेशा कहीं ना कहीं बची रहती है, और कई बार वही छोटी सी उम्मीद इंसान को जिंदगी की तरफ वापस ले आती है। चैप्टर 8, हिस्ट्री। आज हम डिप्रेशन को मेंटल हेल्थ के रूप में समझते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। सदियों तक लोग इस दर्द को समझ ही नहीं पाए। द नोनाडे डीमन का 8वां चैप्टर, हिस्ट्री, हमें समय के उस लंबे सफर पर लेकर जाता है जहां इंसान डिप्रेशन को अलग अलग नामों और मान्यताओं से समझने की कोशिश करता रहा। एंड्रू सोलोमन बताते हैं कि पुराने समय में डिप्रेशन को कमजोरी माना जाता था। कुछ लोग इसे पाप कहते थे, कुछ लोग इसे बुरी आत्माओं का असर मानते थे, और कुछ लोग सोचते थे कि यह सिर्फ कमजोर लोगों के साथ होता है। कई लोगों को मदद मिलने की जगह सजा दी जाती थी। उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था क्योंकि लोग उनके दर्द को समझ नहीं पाते थे। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे अलग अलग सिविलाइजेशंस ने मानसिक दर्द को अलग तरीके से देखा। कहीं लोग प्रेयर को इलाज मानते थे, कहीं लोग मेडिटेशन का सहारा लेते थे,
और कहीं लोग इंसान को अकेला छोड़ देते थे। धीरे धीरे साइंस और साइकोलॉजी ने मेंटल हेल्थ को समझना शुरू किया। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने यह जाना कि डिप्रेशन सिर्फ सोच नहीं बल्कि दिमाग, इमोशंस और शरीर से जुड़ी एक गहरी स्थिति है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने में बहुत समय लगा। लेखक बताते हैं कि इतिहास में कई महान कलाकार, लेखक और थिंकर्स भी डिप्रेशन से गुजरे। उन्होंने बाहर से सफलता हासिल की, लेकिन अंदर से अकेलेपन और दर्द से लड़ते रहे। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि डिप्रेशन कोई नई चीज नहीं है। ये सदियों से इंसानी जिंदगी का हिस्सा रहा है। बस फर्क इतना है कि आज लोग इसके बारे में खुलकर बात करना शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में पुराने ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताया गया है। कुछ तरीके मददगार थे, लेकिन कई तरीके बहुत कठोर और दर्दनाक थे। पहले लोगों को समझने की बजाय कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन समय के साथ दुनिया ने एम्पैथी और केयर की इंपॉर्टेंस समझनी शुरू की। लेखक बताते हैं कि आज भी कई जगहों पर लोग मेंटल हेल्थ को लेकर शर्म महसूस करते हैं। कई लोग डर के कारण मदद नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उन्हें कमजोर समझेगा। लेकिन हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बदलती है और हर जनरेशन पहले से ज्यादा अवेयर बन सकती है। ये चैप्टर हमें यह महसूस कराता है कि इंसान हमेशा अपने दर्द को समझने की कोशिश करता रहा है। चैप्टर 9, पॉवर्टी। जब इंसान हर दिन सिर्फ जीने के लिए संघर्ष कर रहा हो, जब घर चलाने की चिंता हर सुबह उसके साथ उठती हो, जब भविष्य अंधेरे जैसा दिखाई देने लगे, तब मानसिक दर्द और भी गहरा हो जाता है। द नुनाडे डीमन का 9वां चैप्टर पॉवर्टी हमें दिखाता है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये कई बार उम्मीद, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। एंड्रयू सोलोमन बताते हैं कि जब इंसान लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीता है, तब उसका दिमाग कभी आराम महसूस नहीं कर पाता। हर समय डर बना रहता है, कल क्या होगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। ये लगातार चलने वाला तनाव इंसान को अंदर से कमजोर करने लगता है। इस चैप्टर में लेखक उन लोगों की कहानियां बताते हैं जो गरीबी के बीच डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इमोशनल पेन से लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। कई लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी में स्थिरता नहीं आती। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं है, और यही फीलिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेखक बताते हैं कि पॉवर्टी और डिप्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीबी मानसिक दर्द बढ़ाती है और मानसिक दर्द इंसान की जिंदगी संभालने की ताकत कम कर देता है। इस चैप्टर में अकेलेपन की भी बात की गई है। कई गरीब लोग सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट की कमी से भी जूझते हैं। जब इंसान के पास बात करने वाला कोई ना हो, तब उसका दर्द और भारी हो जाता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं। धीरे धीरे गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस बढ़ने लगती है। लेखक बताते हैं कि समाज अक्सर गरीब इंसान के दर्द को समझ नहीं पाता। लोग सिर्फ उसकी हालत देखते हैं, उसकी अंदर की लड़ाई नहीं। लेकिन ये चैप्टर हमें एम्पैथी सिखाता है। ये बताता है कि हर इंसान सम्मान और समझ पाने का हकदार है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि छोटी छोटी मदद भी किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। किसी का साथ, एक अवसर, एक सच्ची बातचीत या किसी का भरोसा कई बार टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद बन जाता है। लेखक हमें यह महसूस कराते हैं कि गरीबी सिर्फ जेब को नहीं बल्कि इंसान के मन को भी प्रभावित करती है, और इसलिए मेंटल हेल्थ की बात हर समाज, हर वर्ग और हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि दर्द अमीर गरीब देखकर नहीं आता, लेकिन समझ और इंसानियत हर दर्द को थोड़ा हल्का जरूर कर सकती है। चैप्टर 10, पॉलिटिक्स। दुनिया सिर्फ इंसान की पर्सनल लाइफ से नहीं बदलती। समाज, सरकारें और राजनीति भी लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालती हैं। द नुनाडे डीमन का 10वां चैप्टर, पॉलिटिक्स, हमें यही दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स और समाज की सोच मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। एंड्रयू सोलोमन बताते हैं कि कई देशों में मेंटल हेल्थ को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया। लोगों को इलाज की जरूरत थी, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। कई जगहों पर हॉस्पिटल्स कम थे, डॉक्टर्स कम थे और कई लोगों को अपनी बीमारी छुपाकर जीना पड़ता था। लेखक बताते हैं कि जब सरकारें मेंटल हेल्थ को महत्व नहीं देती, तब लाखों लोग चुपचाप दर्द में जीते रहते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि समाज की सोच कितनी पावरफुल होती है। अगर समाज डिप्रेशन को कमजोरी मानता है, तो लोग मदद मांगने से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। कई लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं
क्योंकि उन्हें जज किए जाने का डर होता है। लेखक बताते हैं कि मेंटल हेल्थ सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू भी है, क्योंकि जब समाज इंसान को अकेला छोड़ देता है तब उसका दर्द और बढ़ जाता है। इस चैप्टर में वॉर, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक तनाव की भी बात की गई है। जब लोग डर और असुरक्षा में जीते हैं तब उनका इमोशनल हेल्थ भी प्रभावित होता है। कई लोग ट्रॉमा लेकर जिंदगी बिताते हैं, लेकिन समाज उनके दर्द को समझने की बजाय उन्हें स्ट्रांग बनने की सलाह देता रहता है। लेखक बताते हैं कि अच्छे लॉज, अवेयरनेस कैंपेन्स और सपोर्ट सिस्टम्स लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। जब स्कूल्स, ऑफिसेज और फैमिलीज मेंटल हेल्थ को समझना शुरू करते हैं तब लोग खुलकर बात करने लगते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव सिर्फ सरकारों से नहीं आता। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के दर्द को समझे। अगर कोई इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसे शर्म नहीं, सपोर्ट मिलना चाहिए। उसे अकेलापन नहीं, अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। लेखक बताते हैं कि दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। आज पहले से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर समाज इंसान के दिल और दिमाग को समझना सीख जाए तो शायद दुनिया में बहुत कम लोग अकेलेपन में टूटेंगे, और शायद यही किसी भी सिवाइज्ड सोसाइटी की सबसे बड़ी पहचान होती है। चैप्टर 11, एवोल्यूशन। इंसान हमेशा यह समझने की कोशिश करता रहा है कि आखिर डिप्रेशन क्यों होता है। क्या यह सिर्फ दुख है? क्या यह दिमाग की बीमारी है, या फिर यह इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है? द नोनाडे डीमन का 11वां चैप्टर एवोल्यूशन इन्हीं सवालों को गहराई से समझाने की कोशिश करता है। एंड्रयू सोलोमन बताते हैं कि इंसान का दिमाग लाखों सालों में विकसित हुआ है। फियर, सैडनेस, लोनलीनेस और इमोशनल पेन जैसी फीलिंग्स भी उसी एवोल्यूशन का हिस्सा हैं। पुराने समय में डर इंसान को खतरे से बचाता था, अकेलापन इंसान को दूसरों से जुड़ने के लिए मजबूर करता था, और दुख कई बार इंसान को रुक कर सोचने पर मजबूर करता था। लेकिन जब यही इमोशंस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तब वे इंसान को अंदर से तोड़ने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये इंसानी दिमाग और इमोशंस के कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि कुछ लोग इमोशनल पेन को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, कुछ लोग छोटी बातों से जल्दी टूट जाते हैं, और कुछ लोग लंबे समय तक दर्द सहते रहते हैं। कई बार जेनेटिक्स भी इसमें भूमिका निभाते हैं। अगर फैमिली में पहले किसी को डिप्रेशन रहा हो तो दूसरे लोगों में भी इसकी संभावना बढ़ सकती है। लेकिन लेखक ये साफ बताते हैं कि इंसान सिर्फ जेनेटिक्स से तय नहीं होता, उसकी जिंदगी, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट भी उसे बदलते हैं। इस चैप्टर में लोनलीनेस के बारे में भी बहुत गहराई से बात की गई है। इंसान एक सोशल बीइंग है, उसे कनेक्शन की जरूरत होती है। जब वो खुद को दुनिया से कटा हुआ महसूस करता है तब इमोशनल पेन और बढ़ने लगता है। आज की मॉडर्न लाइफ में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान बाहर की दुनिया में जितना आगे बढ़ा है उतना ही अंदर से कंफ्यूज्ड भी हुआ है। कंपटीशन प्रेशर, सक्सेस का डर और कंपैरिजन ने लोगों के मन को थका दिया है। कई लोग अपनी असली फीलिंग्स छुपाकर परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका इमोशनल बैलेंस टूटने लगता है। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि इंसान सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बना, उसे प्यार, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन और मीनिंग की भी जरूरत होती है। जब जिंदगी में पर्पस खत्म होने लगता है तब अंदर खालीपन बढ़ने लगता है। लेकिन लेखक ये भी बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अडेप्टेबिलिटी है। वो टूटने के बाद भी खुद को बदल सकता है, सीख सकता है और दोबारा मजबूत बन सकता है। यही इवोल्यूशन की सबसे खूबसूरत बात है। इंसान दर्द से गुजरकर भी उम्मीद पैदा कर सकता है। चैप्टर 12, होप। लंबे अंधेरे के बाद अगर कोई चीज इंसान को जिंदा रखती है तो वो है होप। द नूनडे डीमन का आखिरी चैप्टर होप इस पूरी किताब का सबसे इमोशनल और सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है। एंड्रयू सोलोमन बताते हैं कि चाहे डिप्रेशन कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसान के अंदर उम्मीद पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। कई लोग ऐसे समय से गुजरते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उन्हें फिर से जीना सिखाती है। लेखक अपने सफर के बारे में बताते हैं, कैसे उन्होंने दर्द, लोनलीनेस, फियर और ब्रेकडाउन्स का सामना किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी से रिश्ता नहीं छोड़ा। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हीलिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन मुश्किल, लेकिन हर दिन इंसान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकता है।
लेखक बताते हैं कि होप कोई बड़ी चीज नहीं होती। कई बार ये छोटी छोटी चीजों में छुपी होती हैं। किसी अपने की आवाज, सुबह की धूप, एक सच्ची बातचीत, म्यूजिक, नेचर, या फिर किसी का ये कहना कि तुम अकेले नहीं हो। कई बार इंसान पूरी तरह टूटने के बाद खुद को नए तरीके से समझता है। वो जिंदगी को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस करने लगता है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस भी दिखाई गई है। जब इंसान को कोई समझने वाला मिल जाता है तब उसका दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। लेखक बताते हैं कि होप का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दर्द कभी नहीं आएगा, बल्कि होप का मतलब है कि दर्द के बावजूद इंसान जीना जारी रखे। ये चैप्टर हमें खुद से प्यार करना सिखाता है, अपनी कमजोरी स्वीकार करना सिखाता है और ये समझाता है कि मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि करेज है। कई लोग डिप्रेशन से बाहर आने के बाद दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद दर्द को महसूस किया होता है, और शायद यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात है। दर्द इंसान को कठोर भी बना सकता है और दूसरों के लिए कंपैशनेट भी। लेखक आखिर में हमें यही महसूस कराते हैं कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, दर्द भी उसका हिस्सा है। लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी आने की संभावना हमेशा रहती है, और शायद यही होप इंसान को बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होने की ताकत देती है। तो दोस्तों, ये थी द नोनाडे डीमन की एक बेहद गहरी, भावनात्मक और आंखें खोल देने वाली यात्रा। ये सिर्फ डिप्रेशन पर लिखी गई किताब नहीं, बल्कि उन अनकहे दर्दों की कहानी है जिन्हें लाखों लोग हर दिन महसूस करते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि मेंटल हेल्थ कमजोरी नहीं है, मदद मांगना हार नहीं है, और चाहे इंसान कितना भी टूट जाए, उसके अंदर होप हमेशा बची रहती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने खुद को इन बातों में कहीं महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी को समझते हैं, दर्द को महसूस करते हैं और खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना सीखते हैं। देश विदेश, गांव शहर, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि इस किताब की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई इमोशनल जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद भी सुबह जरूर आती है।